प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों कल हमने वर्णों का अध्ययन किया था, वर्ण विचार, और वर्णों में भी हमारे जो वर्णमाला के पहले 12 वर्ण थे यानी स्वर वर्ण अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ली, ए, आई, ओ, औ। हमने कल इन 12 वर्णों का परिचय लिया था। यानी ये जो है ये स्वर वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और बोलने में दूसरों की मदद भी करते हैं, और इनकी प्रकृति के बारे में और इनके जो उच्चारण नियत समय था उनके विषय में भी मैंने आपको बताया था। आज इससे आगे हम जो अन्य इन 12 वर्णों के अलावा हमारी संस्कृत वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। उन 52 में 12 की हम कर चुके हैं। आगे जो मतलब 40 वर्ण बचे हैं उनका भी हम परिचय इसी प्रकार लेंगे। तो ओ औ के बाद अंग अ, ये 2 वर्ण आते हैं। इन वर्णों को हमने कल स्वर कहा था, यानी जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। और इन स्वरों में भी ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार के स्वर थे। यानी जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ, और जिनमें 3 या 3 से मात्राओं का ज़्यादा मात्राओं का समय लगता है वो प्लुत स्वर। अब क्योंकि जो हमारी वर्णमाला है पूरी की पूरी जिसमें 52 वर्ण है उसके 4 भाग हैं। पहला स्वर जिसको हम कर चुके हैं, दूसरा है अयोगवह, तीसरा है व्यंजन, और चौथा है संयुक्त व्यंजन। यानी हमारी जो वर्णमाला है जिसमें 52 वर्ण है वो 4 भागों में बंटी हुई है, जिसमें से हम कल जो 12 वर्ण थे 12 स्वरों के बारे में हम जान चुके हैं। आज बारी है अयोगवा। अयोगवा ये अंग और अ, ये जो 2 वर्ण हैं ये अयोगवा है। अयोगवा क्यों कहा इनको? क्योंकि ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। यानी कि इनके उच्चारण में और इनकी आकृति में स्वर जैसा भी रूप दिखाई देता है, और जब इनको हम बोलते हैं या इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें व्यंजनों जैसी भी प्रकृति मालूम होती है। इसलिए ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। इसलिए इनको हम कहते हैं अयोगवह। अयोगवह ये हमारे 12 हो गए स्वर यहां तक, और ये 2 हो गए हमारे अयोगवह। यानी अयोगवह की परिभाषा क्या हुई? जो वर्ण ना पूर्ण रूप से स्वर हो और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन हो उनको हम अयोगवह कहते हैं। अब इसके बाद आई हमारी तीसरा भाग, हमारी वर्णमाला का तीसरा भाग क्या है? व्यंजन। व्यंजन वर्ण हमारे क से शुरू होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श,
क्ष सॉरी स स स ह क्ष क्ष त्र और य। इस प्रकार हमारे ये व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण हमारे है तक है, यानी ये 33 हैं, क से लेकर के ह तक। और चौथा जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो है ये संयुक्त व्यंजन। इनके बारे में मैं व्यंजनों के बाद बताऊंगा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। पहले हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, स्वरों के बारे में और अयोगवा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम करेंगे व्यंजन वर्णों के बारे में। ये वर्ण ऐसे हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, अर्थात ये स्वरों की सहायता के बगैर बोले नहीं जा सकते। इनका स्वरों के अलावा कोई अस्तित्व या कोई किसी प्रकार का उच्चारण संभव नहीं है। तो इनको इन स्वरों की सहायता लेनी ही लेनी पड़ती है। जब भी हम कोई शब्द की रचना करते हैं या कोई वाक्य की या किसी भी प्रकार के हम अपने मन के विचारों को अंकित करते हैं, तो हमें इनको बोलने के लिए इन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये सारे के सारे जो स्वर हैं और साथ में अयोगवाह भी, क्योंकि ये भी मदद देते हैं इनको। तो ये पूरे के पूरे जो 15 वर्ण हैं, ये सारे के सारे इन व्यंजनों को सहायता देते हैं। और वो किस रूप में सहायता देते हैं वो आप सब समझते हैं कि ये जो मतलब स्वर वर्ण है, ये इन व्यंजनों को मात्रा के रूप में, जो हमारी मात्राएं आपने देखी होंगी, ये मात्राओं के रूप में मदद देते हैं। आप सबको पता है हर एक स्वर की मात्रा है। ये अभी व्यंजन वर्ण मैंने लिखे थे। अब इनकी बारी बारी से कैसे किस प्रकार ये सहायता लेते हैं स्वरों की, वो हम बताएंगे। तो उससे परिभाषा सिद्ध हो जाएगी कि भाई ये बगैर स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते, या हमारे जो वो शब्दों की रचना होती है वो स्वरों की सहायता के लिए बिना ऐसे शब्द हमारे नहीं बन सकते। तो जैसे क के नीचे जो मैंने चिन्ह लगाया इसको बोलते हैं हल चिन्ह। ये होता है हल चिन्ह, हल, इसको बोलते हैं हल चिन्ह। हल चिन्ह का मतलब क्या है कि भाई जब भी ये किसी व्यंजन वर्ण के नीचे होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उस व्यंजन में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर शामिल नहीं है, यानी उसकी ध्वनि में कोई भी स्वर शामिल नहीं है, यानी वो पूर्णतः खाली है, यानी वो कोरा व्यंजन है। और जब इसमें कोई हम स्वर मिलाएंगे या हमें जब भी किसी भी स्वर को मिलाने की आवश्यकता होगी तो वो सारे के सारे स्वर मात्राओं के रूप में इनमें शामिल होंगे, इनमें मिल जाएंगे। जैसे अ जो स्वर है, इस स्वर की कोई भी मात्रा नहीं है। ये जब भी मतलब किसी भी व्यंजन में शामिल होता है या किसी भी व्यंजन की ध्वनि में इसकी ध्वनि शामिल होती है तो क्या होता है, मान लो जैसे क में ही अ मिलाना है तो क, बस इसका जो हल चिन्ह है वो हल चिन्ह हट जाएगा। हल चिन्ह का मतलब है, मैंने अभी बताया था, हल चिन्ह लगने से हो जाता है खाली, रिक्त, यानी उसमें कोई भी स्वर नहीं है। लेकिन जब जैसे ही उसमें अ मिल जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है, यानी उसमें अ की ध्वनि शामिल हो जाती है और उसका हल चिन्ह नीचे से हट जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया भी अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ उसका यही पहचान है कि भाई जो खाली भी कोई व्यंजन वर्ण होता है उसके नीचे से जब उसमें अ शामिल होता है तो उसके नीचे का हल खत्म हो जाता है, यानी वो हट जाता है और उसकी आकृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जैसे ही उसमें अ मिलता है तो उसमें अ की ध्वनि शामिल हो जाती है। जैसे पहले क, जैसे ही अ मिला क, तो प्रथम कक्षा में सबको पहले सभी बच्चों को अ वर्ण यानी अ स्वर मिलाने के बाद ही बच्चों को वर्णमाला याद करवाई जाती है या उसकी पहचान करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि अ वर्ण के बिना इन व्यंजन वर्णों का छोटे बच्चों के लिए उच्चारण करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसमें अ वर्ण की यानी अ स्वर को शामिल करके बच्चों से उच्चारण करवाया जाता है और उनको उन चिन्हों की पहचान
करवाई जाती है। तो इस प्रकार अब आगे, अब ए के बारे में तो मैंने बताया कि भाई ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जब वो किसी व्यंजन वर्ण में शामिल होता है तो उसके नीचे का हल चिन्ह हट जाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी और स्वर वर्ण हैं, जितने भी स्वर हैं, उन सब की मात्राएं हैं, वो मात्राओं के रूप में व्यंजनों को अपनी मदद देते हैं। जैसे आ की आप जानते हैं, आ की मात्रा जो है वो इस डंडे के रूप में है। ई की मात्रा वर्ण के ऊपर से, जो व्यंजन वर्ण है ऊपर से उसमें शामिल होती है। ई की मात्रा ये व्यंजन वर्ण के पीछे से शामिल होती है। ऊ जो स्वर की मात्रा है वो व्यंजन वर्ण के नीचे, पाई के नीचे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा भी व्यंजन वर्ण की पाई के नीचे इस तरीके से लगाई जाती है। फिर री की मात्रा भी व्यंजन वर्ण की पाई के नीचे इस तरह लगाई जाती है, अर्धवृत्त के रूप में। फिर री की मात्रा भी व्यंजन वर्ण की पाई के नीचे दो अर्धवृत्त यानी उल्टा तीन कह लो, उल्टा तीन यानी ये एक मात्रा है और दीर्घ री की डबल मात्रा है यानी उल्टा तीन। फिर ए की मात्रा आप जानते हैं ऊपर, जो व्यंजन वर्ण होता है उसकी पाई के ऊपर एक मात्रा। फिर आई में व्यंजन वर्ण की पाई के ऊपर दो मात्रा। और ओ में व्यंजन वर्ण के पीछे एक डंडा और उसके ऊपर एक मात्रा। फिर औ में भी व्यंजन वर्ण के पीछे एक डंडा और उसके ऊपर दो मात्रा। इस प्रकार जो हमारे स्वर हैं वो इन व्यंजन वर्णों को मात्राओं के रूप में अपनी मदद देते हैं, यानी मात्राओं के रूप में शामिल होते हैं। ये मात्राएं क्यों बनाई गई? क्योंकि अब जब भी आप किसी भी स्वर को किसी व्यंजन में शामिल करोगे तो उनकी आकृति एकदम सुंदर और वो सटीक नहीं दिखाई देगी। मान लो जैसे क में आ मिलाना है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक बढ़िया सा प्रारूप नहीं है। इसीलिए इन स्वरों की मात्राएं बनाई गई हैं, मात्राओं के चिन्ह बनाए गए हैं। भाई मान लो ये डंडा किसी व्यंजन में मिल गया तो यूं समझ लो उसमें आ की ध्वनि शामिल है। अगर ये मात्रा किसी व्यंजन वर्ण पे है तो समझ लो उसमें ए जो ध्वनि है वो शामिल है। अगर ये मात्रा लगाई गई है, ये चिन्ह लगाया गया है किसी व्यंजन वर्ण पे तो समझ लो उसमें ई ध्वनि शामिल है। तो इसी प्रकार जैसे क में आ मिलाएंगे तो ये आ इस तरह नहीं मिलेगा, ये मात्रा के रूप में मिलेगा। तो क्या होगा, क में आ की मात्रा मिल जाएगी और ये बन जाएगा का, यानी ये इस डंडे का मतलब है आ की ध्वनि उस क में शामिल हो गई, क आ का। तो जैसे ही हम बोलेंगे उसमें आ की ध्वनि शामिल करके बोलेंगे। इसी प्रकार क ई, और आपको पता है इसकी मात्रा इस रूप में मिलती है और पीछे की। तो क में ई की जो ध्वनि है वो शामिल हो गई, वो किस रूप में, मात्रा के रूप में। तो इस प्रकार हमारे जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, 33 हमारे व्यंजन और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन, वो सारे के सारे जो व्यंजन वर्ण है वो इन स्वरों की इन मात्राओं के रूप में हम मदद लेते हैं। और इन स्वरों के बगैर हमारा कोई भी शब्द या हमारा कोई भी शब्द रचना या कोई वाक्य रचना या हमारी जो मन के विचार है उनको व्यक्त करने का इनके बगैर कोई भी संभव नहीं है। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये जो जितने हमारे स्वर हैं 12 के 12, और उसके बाद हमारे जो 2 अयोगवा हैं वो भी इन व्यंजन वर्णों को मात्राओं के रूप में मदद देते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे अब व्यंजन वर्णों की परिभाषा क्या हुई
यानी ऐसे वर्ण जो वर्ण बिना स्वरों की सहायता के ना बोले जाएं, या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं व्यंजन। तो अभी मैंने हमारे पूरे सारे के सारे व्यंजन लिखे थे, क ख। अभी मैंने बताया कि भाई पहली कक्षा में हर एक व्यंजन में अ की ध्वनि शामिल करके बच्चों को सिखाया जाता है, इसलिए वहाँ अगर हम अ की ध्वनि उसमें नहीं मिलाएंगे तो उनके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम जबकि अब बड़ी कक्षाओं में हो चुके हैं तो हम अब जितने भी व्यंजन वर्ण लिखेंगे वो बिना अ के यानी अ से रहित लिखेंगे। और अ से रहित यानी जब हम किसी भी व्यंजन को खाली लिखेंगे यानी खाली यानी बगैर किसी स्वर के रहित लिखेंगे तो अभी मैंने बताया था कि भी उस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह आ जाएगा। हल चिन्ह का मतलब क्या है कि भी उस व्यंजन में किसी भी प्रकार का कोई स्वर शामिल नहीं है। इसी प्रकार ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। फिर स, स, ह। इस प्रकार हम इन व्यंजन वर्णों को अब हल चिन्ह सहित लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि भी इन व्यंजनों में कोई भी स्वर शामिल या इनकी ध्वनियों में कोई भी स्वर की ध्वनि शामिल नहीं है। अब इनको व्यंजन ये स्वर अभी मैंने बताया था कि भी ये स्वर किस प्रकार से इनको सहायता देते हैं मात्राओं के रूप में। वो तो हो गई इनकी परिभाषा की बात कि भाई इनको इनकी परिभाषा क्या है, यानी जो वर्ण ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ये हमारे 33 है। अब इसके अलावा इन व्यंजन वर्णों में भी जैसे स्वर वर्णों में थे तो एक मोहल्ले के यानी 12 के 12 एक मोहल्ला था, सारे स्वर थे, लेकिन उनमें भी कोई ह्रस्व था, कोई दीर्घ था, कोई प्लुत था। इसी प्रकार इन व्यंजन वर्णों में भी हैं तो ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण ये सारे के सारे स्वरों की मदद लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके उच्चारण के हिसाब से, इनके मतलब आकृति के हिसाब से और इनके स्थान के हिसाब से भी ये अलग अलग तरह के हैं। तो ये व्यंजनों का जो मोहल्ला है, इस व्यंजनों के मोहल्ले में भी जो 33 व्यंजन हैं ये 3 प्रकार के व्यंजन हैं, यानी इनको भी 3 कैटेगरी में यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा? पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। यानी हमारे जो व्यंजन है इनको हमने 3 कैटेगरी यानी 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। अब स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, इन 33 में से उनकी जानकारी अब हम लेंगे। तो हमारे जो व्यंजन हैं उनको हमने 3 भागों में यानी 3 टुकड़ों में बांटा हुआ है। 3 कैटेगरी है इनकी। जितने भी हमारे 33 व्यंजन हैं उन 33 व्यंजनों में 3 प्रकार के व्यंजन हैं। पहला है स्पर्श। स्पर्श यानी जिनके उच्चारण में या जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे वाक यंत्र के बारे में आप जानते ही हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। नाक से लेकर के और मुंह के अंदर के जितने भी अवयव हैं
जीभ आ गई, कंठ आ गया, दंत आ गए, मूर्धा आ गई, उनके स्थान भी मैं बताऊंगा और वो कहाँ कहाँ हमारे मतलब मुख में स्थापित हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इनकी परिभाषा या इनके वर्गीकरण को जानेंगे। तो जितने भी हमारे वाक्य यंत्र हैं उनमें मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजनों में क्या होता है, मुख्य रूप से कोई ना कोई अंग हमारा या कोई ना कोई वाक्य यंत्र हमारा आपस में स्पर्श करता है। आप बोल के भी देखेंगे, जैसे क में हमारा कंठ आपस में मतलब वो उसको टच कर रहा है आपस में, मतलब दोनों टुकड़ों को या दोनों मतलब स्तोहों को आपस में मिला रहा है। ख, ग, घ, ङ, च में हमारी जो जीवा है वो तालु को टकराती है। छ, ज, झ, य, ट में आप देख रहे होंगे हमारी जो जीवा की नोक अगली वो हमारी मूर्धा को छूती है, तो इसलिए इसमें भी स्पर्श है। त, थ, द, ध, न ये भी हमारी जीवा की जो अगला हिस्सा है वो हमारे दांतों को छूता है, इसलिए ये भी स्पर्श में आते हैं। प, फ, ब, भ, म इनके बोलने में भी हमारे जो ओष्ठ हैं यानी होठ हैं वो आपस में मिलते हैं, तो ये भी स्पर्श है। तो हमारे फिर आगे य बोल के देखेंगे तो हमारा कोई भी अंग मतलब थोड़ा बहुत अगर मिलता होगा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नहीं मिलेगा, इनमें मुख्य रूप से मिलता है। य, र, ल, व, श, स, ह ये हमारे स्पर्श व्यंजनों में नहीं आते। हमारे स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर के म तक ये हमारे 25 हैं। 5 क वर्ग के, 5 च वर्ग के, 5 ट वर्ग और 5 त वर्ग और 5 प वर्ग। अब मैंने वर्ग शब्द प्रयोग किया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि हमारे 5 वर्ग हैं। एक क का वर्ग, एक च का यानी क से शुरू होने वाली जो लाइन है ग पे खत्म हो जाती है, यानी इसको इसमें 5 वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इसको हम क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें पांचों आ गए, यानी क के लाइन में जितने भी हैं यानी कंठ से बोले जाने वाले जितने भी हैं वो क वर्ग कहने से क वर्ग में वो पांचों वर्ण आ गए। इसी प्रकार च वाली जो च के 5 वर्ण हैं, च वर्ग यानी जो तालु से बोले जाते हैं वो उसको बोलते हैं हम च वर्ग, यानी च इसका पहला वर्ण है इसलिए इसको च वर्ग बोला जाता है। इसका क पहला वर्ण है इसलिए इसको क वर्ग बोला जाता है। फिर आगे ट वाली लाइन है, इसमें ट पहला वर्ण है इसलिए इसको ट वर्ग बोलते हैं। फिर त वाली में त पहला वर्ण है इसलिए इसको त वर्ग बोलते हैं। और फिर प वाली में प पहला वर्ण है और पूरे 5 के पंचों को इसमें हम प वर्ग बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे 5 ही वर्ग हैं। इनको वर्गीय वर्ण भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन वर्ण, यानी वर्गीय का मतलब जो वर्गों में शामिल है, यानी जो वर्गों में बटे हुए हैं उनको हम वर्गीय वर्ण कहते हैं। लेकिन जिनका वर्ग नहीं है उनको बोलते हैं हम अवर्गीय। ये 25 वर्ण हो गए हमारे वर्गीय वर्ण, और उसके अलावा जो बचे वो हमारे हैं अवर्गीय वर्ण, यानी इनका कोई अपना वर्ग नहीं है, ये अकेले अकेले हैं, इनका अपना कोई वर्ग नहीं है, इसलिए इनको अवर्गीय, और जो ऊपर 5 के 5 वर्गों में बटे हुए हैं इनको बोलते हैं वर्गीय वर्ण। अब जो वर्गीय वर्ण हैं यानी 25 के 25 जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं, ये 5 के 5 वर्ग यानी 25 के 25 जो वर्गीय वर्ण हैं वो स्पर्श हैं, यानी इनके बोलने में मुख्यतः रूप से हमारे वाक्य यंत्रों में कोई ना कोई यंत्र आपस में मिलता है, स्पर्श करता है, छूता है, तो इसीलिए ये 25 के 25 जो है वो हमारे स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। उसके बाद य, र, ल, व ये 4, तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए 25। अब य, र, ल, व जब इनको हम उच्चारित करते हैं या इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि वे हमारे अंदर से उठ के आए हैं या अंतर में स्थित थे, हमारे अंदर स्थित थे, और जैसे अब उनको उच्चारण करने की इच्छा हुई तो वो ऐसा लगता है कि वे अंदर से उठ करके आए हैं, इसलिए ये कहलाते हैं अंतस्थ।
ये 4 हैं। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब अंदर में स्थित, हमारा जो अंदर स्थित है वो है अंतस्थ। और ये चारों के चारों वर्ण जब इनको हम बोलते हैं या इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि भी वो हमारे अंदर से उठ के आए हैं। य, र, ल, व, तो ऐसा एहसास होता है कि भी हमारे अंदर स्थित थे और बाहर आए हैं। तो ये इनकी संख्या है 4। फिर उसके बाद ऊष्म, आप उच्चारण करके भी देखेंगे, बोल करके भी देखेंगे। जैसे श, आप अपने मतलब मुंह के आगे अपना हाथ मतलब लगा करके देखें और श बोल करके देखें तो हमारे मुख से गर्म हवा, ऊष्म, ऊष्म मतलब गर्म, गर्म हवा तुरंत निकलेगी। जैसे श, स, स, ह। तो आप जैसे इन वर्णों को बोल करके देखेंगे या इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से जो है वो गर्म हवा यानी ऊष्म हवा बाहर आएगी। इसलिए इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। 1, 2, 3, 4, ये भी 4 हैं। तो ये हमारे जो व्यंजन वर्ण थे वो 3 वर्गों में बांटे गए हैं। स्पर्श 25 है, यानी जिसके बोलने में कोई ना कोई अंग हमारा वाक्यांतर स्पर्श करता है मुख्य रूप से। फिर अंतस्थ, यानी ऐसे वर्ण जो हमारे अंतर में स्थित है, अंदर से उठ करके आते हैं, वो है 4, य, र, ल, व। फिर है ऊष्म, ऊष्म मतलब जिसके बोलने में हमारे मुख से गर्म हवा आती है यानी ऊष्म हवा आती है, वो है श, स, ह। इनके बोलने में गर्म हवा निकलती है। तो ये जितने भी वर्ण हैं हमारे व्यंजन वर्ण 33 थे, 33 में से 25 हो गए स्पर्श, 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए ऊष्म। ये तो हो गया इनका वर्गीकरण। उसके बाद एक इनके श्वास के आधार पर भी, हमारी एनर्जी के यानी ऊर्जा के आधार पर भी इसके 2 भेद हैं। जितने भी हमारे वर्ण हैं उनमें 2 तरह से वर्गीकरण और किया गया। वो क्या? श्वास के आधार पर, वही इनके बोलने में, इनके उच्चारण में हमारा श्वास कितना खर्च होता है, और उसको बोलते हैं पहले अल्प प्राण, अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इनके नाम से ही मतलब आपको अर्थ समझ आ रहा होगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब क्या है? अल्प यानी थोड़ा, प्राण यानी श्वास, जिसके बोलने में हमारा श्वास कम लगे या थोड़ा लगे उसको बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण जिनके उच्चारण में हमारा पूरा का पूरा श्वास, पूरा का पूरा प्राण यानी महा यानी पूरा का पूरा श्वास ऐसा लगे कि भी बाहर आ रहा है। कैसे? देखो अभी मैं बताता हूं। जैसे क बोलेंगे, क बोलने में हमें ऐसा एहसास होता है कि भी हमारा आधा सांस अंदर रह गया और आधा ही बाहर आया है। ग, इसके उच्चारण में भी ऐसा ही है। ंग, और इसके उच्चारण में भी ऐसा ही है। आप उच्चारण करके अपने मुख से भी उच्चारण करके देखेंगे क, तो उसमें ऐसा लगता है कि भी हमारा कुछ सांस पीछे रह गया यानी अंदर रह गया और कुछ बाहर आया उसके माध्यम से। तो ये क, ग, ंग, ये हर एक वर्ग में जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा, हर एक वर्ग में आप चाहे बेसिक उच्चारण करके देखें, जो हमारे 5 वर्ग हैं पवर्ग तक, इनका पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और पहला, तीसरा, पांचवा, यानी हमारे जो 5 वर्ग हैं, जो वर्गीय वर्ण है 25 में से, जो हमारा हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा आधा ही श्वास खर्च होता है। जैसे क, च, ट, त, प, यानी इनके उच्चारण में ग, ज, ड, द, ब, ङ, ञ, ण, न, म, इनके उच्चारण में हमारा आधा श्वास ही खर्च होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अल्प प्राण।
तो ये कितने हो गए, यानी हर एक वर्ग से 3-3 है तो 5 वर्गों में से यानी ये 15 वर्ण हो गए। ये 15 हमारे अल्प प्राण हैं। उसके अलावा बच्चे, जैसे अब आगे उच्चारण के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, महाप्राण यानी जिसके उच्चारण में हमारा पूरा श्वास खर्च हो। जैसे ख, जैसे ही ख बोल लेंगे तो ऐसा लगता है हमारा पूरा का पूरा श्वास बाहर आ गया। घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। तो जो हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा, हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये जो वर्ण है इनके उच्चारण में ऐसा लगता है कि भी हमारा पूरा का पूरा श्वास बाहर आ गया है। तो इसलिए इनको महाप्राण कहा जाता है, यानी जिसमें हमारा पूरा श्वास खर्च हो, जिनके उच्चारण में। तो ऐसे जितने हैं ये हैं, हर एक वर्ग के 2-2 हैं, दूसरा और चौथा, यानी तो 5 हो गए तो 10 हो गए। तो 10 जो वर्ण है हमारे वो महाप्राण हैं। तो श्वास के आधार पर भी हमने इन व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा हुआ है, अल्प प्राण और महाप्राण। और इनके उच्चारण के आधार पर हमें इनको 3 भागों में बांटा हुआ है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो आज बच्चों हम इतना ही सीखेंगे। उसके बाद हम अपने, अभी हमने स्वर भी कर लिए, अयोगवा कर लिए और व्यंजन वर्ण कर लिए। बचा हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के विषय में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी मतलब इतना काफ़ी है। और अब मैं बच्चों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं या बच्चे हैं, कृपया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चों को ये काम आए, और भी बच्चों के पास ये मतलब इस तरह का व्याकरण ज्ञान प्रसारित हो। इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।